नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे आजमगढ़ की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज आजमगढ़ दौरा है। सीएम योगी आज आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे। आईटीआई मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कलेक्ट्रेट में मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम। लोकसभा सदर सीट से उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ पहुंचेंगे। जीत के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आजमगढ़ के दौरे पर होंगे। बताया जा रहा है कि जिले में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम है। मंदुरी एयरपोर्ट का निरीक्षण के साथ ही अधिकारियों के साथ मंडलीय समीक्षा की बैठक करेंगे। सांस्कृतिक विरासत में हरिहरपुर घराने का निरीक्षण करेंगे और कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन और जनसभा भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आपको आजमगढ़ से बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीत के बाद पहली बार आज आजमगढ़ के दौरे पर होंगे। मंडलीय कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे सीएम योगी और इसके अलावा भी उनके कई अहम कार्यक्रम आज प्रस्तावित हैं। आईटीआई मैदान में जनसभा को भी संबोधित करने जा रहे हैं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हाल ही में जिस तरह से लोकसभा के चुनाव हुए थे, इसके जीत के बाद आज पहला दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का होने जा रहा है। वहीं आपको बनारस से भी बड़ी खबर बता दें, आज वाराणसी भी जाएंगे सीएम योगी। सीएम योगी आज वाराणसी भी जाएंगे। अफसरों के साथ उनकी समीक्षा बैठक होगी। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शहर की 2 परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे सीएम। तो बड़ी खबर बनारस से आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे। काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शहर की 2 परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। शहर की 2 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका स्थलीय निरीक्षण आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। आज वाराणसी में होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर वाराणसी से आपको बता रहे हैं, आज सीएम योगी पहुंच रहे हैं। अफसरों के साथ समीक्षा बैठक होगी। जिस तरह के निर्देश बीते दिनों उन्होंने अफसरों को दिए थे, कितना क्रियान्वयन हुआ है विकास कार्यों का, कानून व्यवस्था क्या है इस वक्त जिले में, कहां पर कसावट की जरूरत है, तमाम ऐसे पहलू होंगे जिन पर अफसरों से मंत्रणा होगी सीएम योगी की। काशी विश्वनाथ भी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दर्शन पूजन करेंगे। शहर की 2 परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी। क्या कुछ तैयारी है सीएम योगी के दौरे को लेकर, जान लेते हैं किस तरह के कार्यक्रम होंगे। रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे का। धर्मेंद्र, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस के भी दौरे पर होंगे। वाराणसी में कब तक पहुंचेंगे, कौन कौन से आज अहम कार्यक्रम उनके प्रस्तावित हैं? देखिए, पहले तो अमित मैं बता दूं कि का जो मैराथन दौड़ा है आज मुख्यमंत्री का, पहले वो आजमगढ़ पहुंचेंगे लगभग 11:30 बजे और वहां विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। उसके बाद आईटीआई ग्राउंड में एक जनसभा का आयोजन किया गया जिसको संबोधित करेंगे। संबोधित करने के बाद वहां कुछ लोगों से मिलेंगे और उनको कुछ योजनाओं का जो वितरण करना है पत्र, वो जनसभा के दरमियान करेंगे। उसके बाद हरिहरपुर जाएंगे। तो जो आजमगढ़ की लगभग जीत के बाद पहली बार जो मुख्यमंत्री का दौरा होने जा रहा है लोकसभा चुनाव के पहले जीतने के बाद, इसके पहले लगातार सपा का गढ़ माना जा रहा था और उसमें बीजेपी ने जब किला फतेह किया, उसके बाद योगी ने एक रणनीति तय की और आजमगढ़ वो पहुंचने लगभग 11:30 बजे पहुंचेंगे 11:45 पे। उसके बाद ताबड़तोड़ दौड़ा करेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो कहीं ना कहीं काफी अहम माना जा रहा है आजमगढ़ का दौरा। उसके साथ साथ वाराणसी में लगभग 5 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और देर शाम काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद सुबह लगभग दूसरे दिन सुबह का जो दौरा है उनका, सुबह जो यहाँ के पदाधिकारी हैं उनके साथ जो ग्राउंड की चीजें हैं, ग्राउंड की रियलिटी है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। अमित, बिल्कुल, विकास कार्य और कानून व्यवस्था पर भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की चर्चा होगी। इसके अलावा धर्मेंद्र, आपसे भी जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी 2 परियोजनाएं हैं जिनका आज स्थलीय निरीक्षण सीएम योगी कर सकते हैं? तो खिड़किया घाट को लेकर अमित कुछ विवाद चल रहा था, जिसको लेकर टिकट वगैरह का कुछ विवाद हुआ था। संभावित दौरा हो सकता है, वहां जाएंगे। और 1-2 परियोजनाएं प्रधानमंत्री के मुख्य रूप से चल रही हैं जिसको योगी आदित्यनाथ देखने के लिए स्वतः निकलेंगे और देर रात निकलने की संभावना है, क्योंकि जो इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री को, उसको देखेंगे। जो जापान से मैत्री संबंध के बाद वाराणसी की जो ग्राफ है, स्वच्छता मुहिम है, उसको तैयार किया जा रहा है। तो वो कैसे हो रहा है, तमाम ऐसी कुछ चीजें हैं जो वो खुद जाके निरीक्षण करेंगे कि कैसे जापान और भारत के तहत वो तैयार किया जा रहा है। अन्य चीजों में किस तरीके से उसको ग्राउंड पे देखा जाए और कैसे ये इसका एक विस्तार रूप दिया जाए, ताकि काशी, जो भव्य काशी, दिव्य काशी की बात हो रही है,
वो जो होगा। बिल्कुल धर्मेंद्र, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे सीएम योगी के दौरे को लेकर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो शहर की 2 परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे सीएम। इसके अलावा कानून व्यवस्था को लेकर भी अफसरों के साथ उनकी मीटिंग होने जा रही है। विकास परियोजनाओं का भी स्थलीय निरीक्षण आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। आजमगढ़ जाएंगे, इसके बाद बनारस भी आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बढ़ते आगे और बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। 20,000 अतिरिक्त जवान यूपी का ट्रैफिक संभालेंगे। 20,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जाएगी। ट्रैफिक को संभालने के लिए पुलिस और होमगार्ड के 20,000 जवान तैनात होंगे। 16 जिलों के ट्रैफिक की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। सीएम योगी के निर्देश पर पुलिस महकमे ने पूरी ताकत झोंक दी है। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। 20,000 अतिरिक्त जवान यूपी का ट्रैफिक संभालेंगे। पुलिस, ट्रैफिक और होमगार्ड के 20,000 जवान अब तैनात होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब जिलेवार मॉनिटरिंग होगी। आपको बता दें कि 16 जिलों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कसावट लाने के निर्देश जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए थे, अब कहीं ना कहीं इसका असर भी जमीनी स्तर पर देखने को मिलेगा। हमारे सहयोगी तौकीर किदवई लखनऊ से इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तौकीर, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के, अब कहीं ना कहीं उसका क्रियान्वयन होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ पूरा फॉर्मेट तैयार किया गया यहाँ पर गृह विभाग की ओर से, पुलिस महकमे की ओर से क्या तैयारी है और कब तक ये जवान तैनात किए जा सकते हैं? देखिए 5 से 6 दिन पहले की अगर उथल पुथल के बीच देखेंगे तो इसी ट्रैफिक के चलते एक कमिश्नर लखनऊ जो हटाए गए, उनके लिए भी चर्चा है कि वो ट्रैफिक के चलते ही हटाए गए। फिर इसके बाद एक एसीपी और 2 इंस्पेक्टर अभी तक हटाए गए हैं और उसमें सबसे बड़ी बात है कि ट्रैफिक ही बड़ा मुद्दा था, इसी के चलते इनको हटाए जाने की चर्चा है। सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद एडीजी और जो बड़े अधिकारी हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं, ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे हैं। जुनाबगंज में जो जाम लगा एक बड़ी वजह बन के आया था, क्योंकि कानपुर रोड अक्सर जाम रहता है। इसी सब चलते जहाँ पर जो ट्रैफिक के अधिकारी हैं, चाहे वो एसपी हो चाहे वो डीएसपी हो, सभी लोग सड़कों पर हैं। स्कूलों तो समन्वय बनाया जा रहा है कि उनके जब बच्चे निकलते हैं तो वहां पर जाम ना लगे। तो ऐसे कई चौराहे हैं जहां पर लखनऊ को लेकर खासकर रोड मैप तैयार किया गया है। और इसी के साथ ही अब ये 20,000 जो अलग अलग जगहों से लिए जाएंगे ट्रैफिक में जो सिपाही हैं उनको जोड़ा जा रहा है। और लखनऊ में एक बड़ी तैनाती की जाएगी। जो बड़े चौराहे हैं या यूं कहें जो पुराना लखनऊ है और कुछ ऐसे हाईवेज हैं जहां पर अक्सर जाम लगता है, यहाँ पर इनकी तैनाती की जाएगी। पूरा एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि कैसे उन सड़कों को साफ रखा जाए, कैसे ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू किया जाए। इन्हीं सब मामलों को लेकर एडीजी ट्रैफिक का अनुपमा कुलश्रेष्ठ वो भी कल सड़कों पर थी, अलग अलग जगहों पर जा रही थी। और पूरा एक खाका तैयार किया जा रहा है कि लखनऊ को पहले स्मार्ट सिटी बनाना है तो ट्रैफिक व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है, पहले इसको हल करना होगा। बिल्कुल, तो ट्रैफिक निश्चित तौर पर तौकीर एक बड़ा मुद्दा है जिसे हल करने की तैयारी, और फिलहाल देखना होगा कि जब 20,000 जवानों की तैनाती की जाती है 16 जिलों में, तो क्या इसका असर जमीनी स्तर पर देखने को मिलता है। और उससे बड़ी बात यह कि लगातार क्या ट्रैफिक दुरुस्त रह पाता है जिलों का। तौकीर, आप हमसे जुड़े इस खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के फरार बेटे अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर आज एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगी और कल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी महानगर कोतवाली में अवैध तरीके से शस्त्र लाइसेंस ट्रांसफर करने के केस में फरार चल रहा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने महानगर पुलिस को 10 अगस्त तक अब्बास को पकड़कर पेश करने का आदेश दिया है। इसके पहले अब्बास अंसारी ने एमपी एमएलए कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। अब्बास अंसारी के खिलाफ बीते दिनों लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके खिलाफ शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग के मामले में लखनऊ के महानगर थाने में केस दर्ज हुआ था। यह केस विधायक के खिलाफ सितंबर 2019 में दर्ज किया गया था। वहीं अब्बास अंसारी की तलाश के लिए एडीसीपी नॉर्थ और डीसीपी नॉर्थ के नेतृत्व में 2 टीमें बनाई गई थीं। विधायक की तलाश में लखनऊ के 3 ठिकानों पर, गाजीपुर और मऊ के अलावा दिल्ली में भी कई जगहों पर छापेमारी की गई। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली बताए जा रहे हैं। गाजीपुर से खबर है, जहां सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। ओपी राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ से
रामगोपाल यादव की भेंट पर बयान देते हुए कहा कि रामगोपाल यादव भूमाफिया की पैरवी करने गए। उन्होंने सवाल खड़े किया कि क्या सिर्फ रामगोपाल के समधी ही उत्पीड़न का शिकार हैं। और ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आजम खान समेत तमाम मुस्लिम भी उत्पीड़न के शिकार हैं, साथ ही विभिन्न जातियों के लोग भी उत्पीड़न के शिकार हैं। तो वहीं मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए ओपी राजभर ने गायिका फरमानी नाज को लेकर फतवे पर बयान दिया और कहा कि कलाकार किसी जाति धर्म का नहीं होता, लेकिन कुछ जीव सिर्फ दुनिया में विरोध करने के लिए जिंदा है। माननीय मुलायम सिंह जी के जो समधी ने कहा है वो सही है कहा है। भाई पूरे उत्तर प्रदेश में अगर उत्पीड़न की बात हो रही है तो अखिलेश यादव जी कहा करते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। तो वो तो चिट्ठी जो माननीय रामगोपाल जी ने मुख्यमंत्री को दिया तो उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि उनके ऊपर भूमाफिया का मुकदमा लिखा गया है। टीवी पर मैंने देखा कि किसी के ऊपर 80 मुकदमे, 81 मुकदमे, 82 मुकदमे एक एक आदमी के ऊपर लिखे गए हैं। ऐसे भूमाफिया की पैरवी करने माननीय रामगोपाल जी जा रहे हैं और सपा के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट होता है कि कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। तो भाई खाली रामगोपाल के समधिए तो नहीं न हैं उत्पीड़न के शिकार, आजम खां भी हैं और भी मुसलमान भी हैं, कोयरियो हैं, भरो हैं, चौहानों हैं, बिंद हैं, केवट है, मल्लाह हैं, तमाम लोग उत्पीड़न के शिकार हैं। तो खाली रामगोपाल यादव के समधिए रहेंगे उत्पीड़न में। कीर्ति कौल के नामांकन में उम्र को लेकर गड़बड़ी के बाद सपा विधायक ने इसे बड़ी चूक माना है। वहीं रामगोपाल की मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पर उसे औपचारिक मुलाकात बताया जा रहा है, जबकि शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी लगातार इस बात पर सवाल उठा रही है कि बाकी नेताओं पर जब बुलडोजर चल रहा था तब समाजवादी के बड़े नेता उनके साथ क्यों नहीं खड़े हुए। एक रिश्तेदार पर पुलिसिया उत्पीड़न को लेकर दिल्ली से चलकर पार्टी महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव लखनऊ मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंच गए। वहीं अब सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि 2024 के चुनाव में आखिर कितने सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के साथ रह जाएंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर समाजवादी पार्टी के लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मल्होत्रा से जनता टीवी ने सवाल किए। विधान परिषद चुनाव के मैदान में समाजवादी पार्टी की तरफ से कीर्ति कौल मैदान में थी। उन्हें आदिवासी महिला के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन उम्र को लेकर उनका पर्चा रद्द हो गया। हमारे साथ एक प्रस्तावक हैं, लखनऊ के मध्य विधानसभा सीट से विधायक हैं रविदास जी। कीर्ति कौल का पर्चा रद्द हो गया सिर्फ उम्र को लेकर, इतनी बड़ी गलती समाजवादी पार्टी से कैसे होगी? देखिए, हमको इसका बहुत दुख है और इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कार्यालय में हैं, हम लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। वो एक आदिवासी बहुत पिछड़े इलाके की दलित महिला थी। उनको जानकारी नहीं थी कि विधान परिषद में 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लेकिन जो फार्म भर रहे थे कहीं ना कहीं उनकी जहां पर आपने साइन किया है रविदास जी, उसी के बगल में लिखा हुआ है 28 वर्ष। कैसे गलती हो गई? क्योंकि वो भी पहले चुनाव लड़ चुकी हैं, कीर्ति कौल भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं और उसमें जितने भी प्रस्तावक थे सब विधायक थे, यानी कि सब चुनाव लड़ चुके हैं, सबको जानकारी है। बगल में 28 वर्ष लिखा है, उसके बावजूद वहां पर आपने सबने साइन किए? नहीं, हमको पूरा अनुभव था, मुझे पूरी जानकारी थी और हमने आज से 45 सालों से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ा रहे हैं, मुझे पूर्ण जानकारी थी। लेकिन हम लोग पूरा फार्म नहीं भर पाए। जहां कहा गया साइन कर जल्दी करना है, हमने साइन वहां पर कर दिए। निश्चित रूप से जो व्यक्ति फार्म को भर रहा होगा, मुझे ऐसी उम्मीद थी कि फार्म भरने वाला व्यक्ति जानकार होगा, अनुभवी होगा। भाजपा ये कह रही है कि आप चुनाव हार रहे थे, इस वजह से ऐसी गलती खासकर की गई जानबूझकर। नहीं, चुनाव हम लोग जीत रहे थे और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी का क्रॉस वोटिंग होती। और मुख्य बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी साजिश करी है। जब हम नामांकन कराने के लिए गए, मैं खुद गया नामांकन कराने के लिए, और जब फार्म दिया उसने जिसने भरा था, उसके बाद मैंने पूछा सचिव साहब से कि फार्म पूरा ठीक भरा है, कोई गलती तो नहीं है? उन्होंने कहा पूरा फार्म ठीक भरा है। तब उनकी ओथ कराई गई। ओथ करने के बाद फिर दूसरा सेट दिया गया। तब मैंने फिर पूछा कि फार्म सही भरा हुआ है, लेकिन सचिव ने बताया नहीं कि 28 साल की उम्र लिखी हुई है। अगर बताते तो तत्काल रूप से जो है उनकी और एक महिला आई थी, वो भी आदिवासी महिला थी, उनका नामांकन हम लोग करा देते। लेकिन ये भी साजिश सरकार की है कि सरकार ने जानबूझ करके चुनाव, भाजपा हार रही थी इसलिए भाजपा ने भी बताने का काम नहीं किया। हम लोग ये चुनाव पक्का जीतते इस रूप से। अभी एक चिट्ठी वायरल हुई जिसमें रामगोपाल ने मुख्यमंत्री से मिलकर दी और एक खास जो कहा जा रहा है उनके रिश्तेदार हैं
रामेश्वर सिंह, उनकी पैरवी की है और कहा है 40 से ज़्यादा झूठे मुकदमे उनके खिलाफ लिखे गए, उनके परिवार के खिलाफ लिखे गए। अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे थे कि जो और नेता हैं उनको परेशान किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन कभी सवाल नहीं उठाया, जबकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, विधानसभा में भी सवाल उठा सकते थे। लेकिन एक खासकर नेता से मिलने पैरवी के लिए दिल्ली से चलकर रामगोपाल लखनऊ आ गए। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं का उत्पीड़न, दमन, जुल्म और अन्याय हो रहा है। हमने विधानसभा के अंदर इसको उठा दिया है। अब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, फिर हम लोग विधानसभा के अंदर लड़ने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री से मिलना किसी समस्या के लिए कोई गलत बात नहीं है। हमारे मत क्षेत्र के अंदर तमाम सड़कें टूटी हुई हैं, नाले भरे हुए हैं। मुख्यमंत्री और विधायकों को पैसा दे रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन हम चूंकि विपक्षी विधायक हैं, हमारे लिए कोई सुधार नहीं है, हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। बहुत शुक्रिया, हमसे बात करेंगे। रविदास मल्होत्रा जी, इनका कहना है कि जो पल्लवी कृष्णा पटेल आई हैं मिलने अखिलेश यादव से, उसके पीछे 2024 वजह है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही कोशिश की जा रही है कि सभी विपक्षियों को इकट्ठा किया जाए, एक साथ रखा जाए, ताकि कोई बिखराव ना हो, क्योंकि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर इनसे छिटक चुके हैं, ऐसे और जो सहयोगी दल हैं वो ना छिटकें। इसी को लेकर आज कृष्णा पटेल अखिलेश यादव से मिलने आई हैं और उनसे मुलाकात कर रही हैं। जाहिर तौर पर 2024 की रणनीति पर चर्चा होगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर कदवी, जनता टीवी, लखनऊ। सावन का महीना और प्रभु राम भगवान शिव के प्रिय माने जाते हैं। वहीं अयोध्या नगरी अपने अंदर प्रभु श्री राम की अनेकों कहानियां और मान्यताएं समेटे हुए है। कहा जाता है कि सावन का महीना शुरू होते ही भगवान श्री राम को माता जानकी के साथ रंग महल मंदिर के झूले पर विराजमान करा दिया जाता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज अयोध्या में राम लला को रजत हिंडोले पर सवार किया गया है। भक्त वत्सल भगवान की छटा देखते ही बनती है। कैसे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की पावन नगरी अयोध्या अपने अंदर प्रभु श्री राम की अनेकों कहानियां और मान्यताएं समेटे हुए हैं। वैसे तो सावन का महीना भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए जाना जाता है, पर राम का ध्यान शिव को अत्यंत प्रिय है और शिव मास में रामलला के मुखमंडल की आभा देखते ही बनती है। दूसरी तरफ सावन से जुड़ी कई मान्यताएं हैं जो भक्त को भगवान की लीलाओं के और करीब ले जाती हैं। मान्यता है कि रामलला के आंगन में एक रंग महल मंदिर है जो एक प्राचीन पद्धति और परंपरा से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि सावन का महीना शुरू होते ही भगवान श्री राम माता जानकी के साथ इसी रंग महल में झूलते हैं। रामलला माता जानकी के साथ सावन भर झूलन उत्सव का आनंद लेते हैं। आज फिर वही अलौकिक छटा अयोध्या भूमि पर छाई है। वहीं अयोध्या में प्रभु श्री रामलला माता जानकी के साथ रजत हिंडोले पर विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। प्रभु के दर्शन के लिए गर्भगृह में भीड़ उमड़ पड़ी है, जहां बड़ी ही खूबसूरती से गर्भगृह को फूलों से सजाया गया है। प्रभु की ये मनमोहक छवि भक्त पूर्णिमा तक निहार सकते हैं। साथ ही हर शाम रामलला को कजरी भी सुनाई जाती है। कहते हैं जो भी रामलला को कजरी सुनाता है और रजत हिंडोले पर झुलाता है, उसकी तमाम मनोकामनाएं राम सहज ही पूरी कर देते हैं और जीवन में होता है सिर्फ मंगल। तो आप भी जाइए और करिए रामलला के मनमोहक अवतार के दर्शन और दिल में रखिए शिव का ध्यान, क्योंकि हरि हर के बिना अधूरे हैं। अयोध्या से बीएस लाठी और डेस्क से प्रतिम भौमिक की रिपोर्ट। बढ़ते आगे और बात करेंगे देहरादून की, जहां से बड़ी खबर है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी बारिश का अलर्ट है। चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ ये तीन वो जिले हैं जहां भारी बारिश का अलर्ट है। आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने को कहा गया है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। तस्वीरें देखिए सामने आई है। कुछ जगहों पर जो मिट्टी है वो धंसती जा रही है। लगातार बारिश होने की वजह से खासकर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर भी भारी बारिश हो रही है। आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं और 3 जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड के 3 जिले वो कौन कौन से हैं आपको बता दें। चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़, ये 3 जिले ऐसे हैं जहां भारी से बहुत बारिश की संभावना अब भी बनी हुई है। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। प्रदेश के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
और अलर्ट जारी किया गया है। क्या कुछ तैयारियां हैं प्रशासन के आपदा प्रबंधन विभाग की भारी बारिश के मद्देनजर, जान लेते हैं हमारे सहयोगी देहरादून से नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में भारी बारिश हो रही है। वर्तमान की बात की जाए तो क्या बारिश शुरू हो चुकी है और किस तरह के निर्देश आपदा प्रबंधन विभाग को दिए गए हैं भारी बारिश के मद्देनजर? जी अमित, निश्चित तौर पर उत्तराखंड में मौसम का मिजाज जो है वो पूरी तरीके से बदल गया है। इसके साथ ही जो तमाम सारे जिले हैं वहां पर लगातार बारिश हो रही है। पिथौरागढ़, चंपावत और अन्य जिलों की बात करें तो वहां पर भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही राजधानी देहरादून की बात करें तो देर रात राजधानी देहरादून के सहसदारा रोड पर मलबा आया है, तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जो अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग अलर्ट जारी करता रहता है। इसके साथ ही अगर आपदा प्रबंधन की बात करें तो आपदा प्रबंधन विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इसके साथ ही पुलिस विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में लगातार बारिश होने से कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं, पहाड़ी रास्ते हैं, उन पर मलबा आ जाता है, यातायात बाधित होता है। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है कि कहीं पर भी अगर रास्ता बाधित होता है तो उसे तुरंत वहां पर रास्ता खोलने का काम किया जाए। इसके साथ ही मौसम विभाग समय समय पर अलर्ट जारी करता रहता है। अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो देर शाम से ही लगातार राजधानी देहरादून में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके साथ ही अगर अन्य जिलों की बात करें तो उत्तराखंड के अन्य जिलों में भी यही जो हाल है ये अन्य जिलों में भी है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने यह भी हिदायत दी है कि अगर जो लोग यात्रा कर रहे हैं वह संभल कर यात्रा करें, अगर जरूरी ना हो तो वह बाहर ना निकलें। बिल्कुल, तो आपदा प्रबंधन को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और सीधे आपको लिए चलते तस्वीरों के साथ गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बात रख रहे हैं। इनोवेशन को कैसे जन्म दे सकते हैं, हमारा रिसर्च क्या है, यह आपकी योग्यता का आधार बनेगा और उसी प्रकार से आप आगे बढ़ पाएंगे। मैं इस बात को देखता था, आप गोरखपुर में हैं और एम्स गोरखपुर का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से विगत वर्ष हुआ है। इससे पहले यहां पर आपकी यूजी की कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी थी, तभी मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था। यहां पर जो पुराने फैकल्टी मेंबर्स हैं आपके एम्स गोरखपुर और गोरखपुर से जो जुड़े हैं तो इस बात को जानते हैं। देखिए, आज भी हम लोग कहां और किस रूप में जीने का प्रयास कर रहे हैं, बड़ी वैसी स्थितियां हैं इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के 38 जनपद ऐसे थे जहां पर 1977-78 में एक बीमारी आई थी, मस्तिष्क ज्वर की, इंसेफ्लाइटिस की, और 40 वर्षों में इस बीमारी से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50,000 से अधिक बच्चों की मौत हुई थी। मैंने इस पर बहुत ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन 40 वर्षों में एक भी रिसर्च पेपर पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस पे नहीं लिखा गया। 50,000 बच्चों की मौत हो जाती है, कोई उस पर काम नहीं कर पाया। बिहारी मेडिकल कॉलेज में उपचार होता था, अच्छा उपचार होता था, पूरा प्रयास करते थे, संसाधनों का अभाव था, उस सब के बावजूद होता था। लेकिन वह जिस भी पीडियाट्रिशियन से मिला, 1 से 15 वर्ष तक के बच्चे ज्यादातर मरने वाले थे। मैं जिससे बात करता था कि भाई इसमें कुछ हुआ, तो मुख्यमंत्री गोरखपुर के दौरे पर हैं, अपनी बात रख रहे थे। एम्स को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।